इंडिया रिपोर्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई। दत्तात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नंबर 2 चुने गए हैं। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से सह सर कार्यवाहक को दत्तात्रेय होसबोले को सर कार्यवाह की जिम्मेदारी अब दे दी गई है। होसबोले न केवल 2024 के चुनावों तक बल्कि 2025 में संघ के स्थापना के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के दौरान भी आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे को कंट्रोल करेंगे। अब तक सुरेश भैयाजी जोशी 2009 से सर कार्यवाह यानी महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि 3 साल पहले 2018 में उन्होंने पद छोड़ने की भी पेशकश की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था और अब ये बड़ा बदलाव आरएसएस में हुआ है, जब भैयाजी जोशी की जगह नई जिम्मेदारी दत्तात्रेय होसबोले को दी गई है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 वर्ष के निर्वाचन के बाद मेरे पास नए दायित्व आया है। मैं आप सबकी शुभकामनाएं और सहयोग भी चाहता हूं, उसकी कामना करता हूं। और संघ के कार्य समाज में आज अपरिचित नहीं है। देश विदेशों में संघ के बारे में जिज्ञासा है, प्रशंसा भी है, कुछ प्रश्न भी होंगे, सहयोग भी है। होसबोले के आरएसएस के नंबर 2 बनने पर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक क्या हलचल है, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर राहुल गौतम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुआ है बड़ा बदलाव। सर संघ चालक मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर यानी सर कार्यवाहक की जिम्मेदारी निभाएंगे दत्तात्रेय होसबोले। बेंगलुरु में चल रही आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक के दूसरे दिन उनके नाम पर लगाई गई मोहर। 1 दिसंबर 1955 को कर्नाटक के शिमोगा जिले में जन्मे दत्तात्रेय होसबोले 13 वर्ष की आयु से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। एमए इंग्लिश की डिग्री रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले की संगठन पर जबरदस्त पकड़ बताई जाती है। दत्तात्रेय होसबोले को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो देश और विदेश में संघ का प्रसार करेंगे और समाज के नए तबकों को संघ से जोड़ेंगे। मैं राहुल गौतम, कैमरामैन मनीष खेर के साथ इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दत्तात्रेय होसबोले को काफी मृदुभाषी माना जाता है। कैसे बने आरएसएस कार्यकर्ताओं की पसंद, इस पर सांसद राकेश सिन्हा से बातचीत की रिपोर्टर संजय शर्मा। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद राकेश सिन्हा जी हमारे साथ में मौजूद है। राकेश जी, चुनाव चल रहे हैं बंगाल और असम में, लेकिन राहुल गांधी के लगातार ट्वीट आ रहे हैं। एक के बाद एक उनका ये कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है और मित्रों की कमाई बढ़ी है। सर, इस तरह का ट्वीट किया राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी बंगाल में न 3 में है न 13 में, और यदि मित्रों की कमाई बढ़ी है, महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो बंगाल में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना चाहिए था, असम में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना चाहिए था। कोरोना के संकट के बावजूद जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने स्थिरता प्रदान की, दुनिया के मुकाबले जिस ढंग से भारत की अर्थव्यवस्था अपनी स्थिरता और प्रगति दिखा रही है, वह राहुल गांधी को रास नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं अपने दिल से दूसरे के दिल का राज जानना। जिस प्रकार से उनके शासनकाल में अपने मित्रों का घर भरा जाता था, झोली भरी जाती थी, जिस प्रकार से सरकारी धन का लूट होता था, राहुल गांधी को उस मिरर में वही दिखाई पड़ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है 2014 के बाद से कि सत्ता के गलियारों में दलालों की जगह समाप्त हो गई है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पर या छोटे नेता पर एक भी आरोप नहीं लगा है। ये स्कैम राज समाप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आत्मालोचन करना चाहिए। यथार्थ से हटकर जब वे बात करते हैं तो जमीन से कटते हैं और उनकी पार्टी को क्षति होती है। सर, राहुल गांधी ने असम में कहा है कि असम में किसी भी हालत में वो सीए लागू नहीं होने देंगे। देखिए, सीए से कहीं राहुल गांधी जिस सीए को लागू नहीं होने देने की बात कर रहे हैं, वास्तव में अपने पिताजी राजीव गांधी के द्वारा जो असम एकॉर्ड हुआ था उसकी ही भर्त्सना कर रहे हैं।
सीए की जननी तो असम एकॉर्ड है। राहुल गांधी पहले बताएं कि उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने असम एकॉर्ड गलत किया था, देश के साथ धोखा दिया था